ना आप यहाँ कुछ कर पाओगे, ना घर पे कुछ कर पाओगे, ना आगे कुछ कर पाओगे। चलिए हम जो बात कर रहे थे, ईएलपी कर ले थोड़ी बहुत डिस्कस। मिल गई? कब मिली है? अब आप ये बताओ मुझे पहले कि इसको सॉल्व करके कल करें या आज भी आप रेडी हो? आप बता दो ये वाला, पर कल नहीं, वो तो परसों हो जाएगा यार, क्योंकि कितने लोग सहमत है कि यार आज ही हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा डिस्कशन? एक दो तीन चार, बाकी सब निकम्मे कि परसों ही करें, और परसों भी ना करें तो बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, पर कोशिश करना बेटा, कोशिश क्या करना, 100% मतलब थोड़ा लगन से आज और कल के अंदर अंदर ये जो भी है ना ये निपटा लेना। अपन फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, या एक बार पहले मॉड्यूल निकाल लो, मॉड्यूल में अगर कुछ है मॉड्यूल निकाल लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल तो आपके पास शुरू से है, उसमें तो कोई बहाना चलेगा भी नहीं। मॉड्यूल भी नहीं लाए ना? एक तो यार इनको मॉड्यूल लास्ट ईयर जैसे देते थे वैसे ही होने चाहिए थे, वो अलग अलग अलग। ये इसके चक्कर में तुम लाते नहीं होंगे, वजन लगता है ना। बहुत दुख है ना तुम्हारी जिंदगी में। सही बात है। क्वेश्चन इसमें होमवर्क कहां तक दिया था बेटा? 52 तक। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 203, एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 203 क्वेश्चन नंबर 10 तक बोलो। मॉड्यूल भी नहीं है भाई, ये इधर उधर देख रहा है। टाइम पास करवा लो तुमसे, बहुत बढ़िया तरीका है। आखिरी सवाल हमारा क्या था? रस्सी और, ठीक है, इसमें हमारे पास T1 T2 का जो मान आया था बेटा वो क्या आया था? 5 mg/4 तो आ गया था T1, और 3 mg/4 आ गया था T2। बढ़िया। चलिए उसी थीम पर कुछ एक आध दो सस्ते सवाल देख लेते हैं। ये वही जो पार्क में लगा हुआ पट्टा है, कुछ वैसा ही है, सीसॉ स्ट्रक्चर। और इसमें क्या कहा है, ये जो सीसॉ का प्लेटफॉर्म है ये मासलेस है, नगण्य द्रव्यमान का है। और उस सीसॉ को केंद्र में बिल्कुल सेंटर से इस प्रकार से सपोर्ट प्रदान करने के बजाय कहीं इस प्रकार से सपोर्ट प्रदान किया है कि इस तरफ की सीसॉ की लेंथ 4 और इस तरफ की सीसॉ की लेंथ x। और इस तरफ यहां पर एक बच्चा बैठा है जिसका वजन है 12 किलो, और इस तरफ एक बच्चा बैठा है जिसका वजन है 20 किलो। और बिल्कुल साधारण सवाल है, और इसमें दो चीजें पूछी गई है, एक तो एक्स और एक इस सपोर्ट से लगने वाला बल। कब? जबकि निकाय साम्य में है।
एक्स बोलो बेटा यार है, और उसके अलावा नॉर्मल 320। नॉर्मल तो साधारण यूं ही आ गया होगा, नॉर्मल के लिए सिर्फ बलों का साम्य पर्याप्त है। जब बलों के साम्य की बात करेंगे तो ये छड़ जो है ये तो द्रव्यमानहीन है, तो नीचे की तरफ जो भार है वो किस किस का है, एक तो 20 किलो के बच्चे का और एक, और इन्हीं दोनों के सपोर्ट को कौन यहां से झेले हुए है, ये इस प्रकार का लगाया गया हिंज या सपोर्ट जो भी अपन यहां से कह दे। तो हम लिख देंगे बलों के साम्य से एफ नेट बराबर 0 यहां उपयोग में लेते हुए ऊपर और लगा कुल बल बराबर 120 प्लस 200 बराबर 320 न्यूटन। और x पता करना है कि यहाँ पर x क्या है, तो बेटा हम यहाँ इस बिंदु O के सापेक्ष बलाघूर्ण निकाल लें, ज्यादा बढ़िया यही रहेगा ना। अरे इसके सापेक्ष निकालेंगे ना, बलाघूर्ण कुल कितना होना है, किसके सापेक्ष लिख दें, किसी के भी सापेक्ष लिखा जा सकता है, मात्र मुझे x पता करना है, ज्यादा बेहतर है O के सापेक्ष। और O के सापेक्ष अब यहाँ पर छड़ तो द्रव्यमानहीन है, ये वाला इस बच्चे का बल इसे किस तरफ घूर्णन कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिख देंगे, प्लस का 12, 12 नहीं 120 इंटू 4, और इस वाले का यहां इसे क्लॉकवाइज कितना 200 इंटू एक्स बराबर 0। बताइए x साधारण यहां से अपन निकाल लेंगे, x बराबर 480 बटे 200, 2.4 मीटर। चलिए इस सवाल को देखो, W बाय नहीं, बता पूछा तो है कि अपने को निकाय साम्य में है तो ए पर संपर्क बल ज्ञात करें, यानी जो ए वाला सपोर्ट है ना उस पर ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है। मेथड ये क्या पढ़ रहा है, पहले से क्या पढ़ रहा है, ये वाले बल साम्य वगैरह नहीं समझ आ रहे, ये कुल बल जीरो करना ये नहीं समझ आ रहा। अरे बैलेंसिंग में बलाघूर्ण तो लिखना है भाई, बलाघूर्ण वाले तू तो ये बता मेरे को, ये बताते साम्य, साम्य में कुल बल 0, अब कुल बल में यहाँ पर कुल बल देखना आता है कि नहीं आता है, आता है। ऊपर कितने बल लग रहे हैं ये देखना आता है, नीचे कितने बल लगते हैं, हो गया काम। बलाघूर्ण समझता है कि साम्य अवस्था है तो ये छड़ घूम नहीं रही है, घूम नहीं रही है मतलब बलाघूर्ण भी। अब यहाँ बलाघूर्ण बल कितने हैं, बल कौन कौन से यहाँ पर पहले मुझे ये बता दे, एक तो इसका mg, एक इसका mg और इससे नॉर्मल। और किसके सापेक्ष लिखना चाह रहे हैं अपन, तो O के सापेक्ष नॉर्मल का बलाघूर्ण 0। अरे O के सापेक्ष नॉर्मल का बलाघूर्ण कैंसिल नहीं होगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस बिंदु के सापेक्ष आप बलाघूर्ण निकालना चाहते हैं, जो बल उसी बिंदु से पार हो रहा है, उसी बिंदु या उसी अक्ष से पार होते बल का बलाघूर्ण 0। नोट्स पढ़ लेते तो थोड़ा थोड़ा अपने को याद आ जाता है ना। कल क्या नहीं पढ़ा, कल तो थोड़ी ना पढ़ाया था, तो परसों पढ़ाया था, उसके पहले पढ़ाया था। अरे बैलेंसिंग तो गई भाड़ में, कॉन्सेप्ट तो मैंने अब भी बताया ना। तू अगर यही सोच के बैठेगा कि मैंने तो कल पढ़ाई नहीं तो मेरे को नहीं समझ में आएगा, तो बेहतर है, फिर अच्छी बात है नहीं समझो, पर ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद बलाघूर्ण निकालना है, इस बल का बलाघूर्ण, इस बल का बलाघूर्ण, खत्म। कल तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये कुल बलाघूर्ण को किसके बराबर करना है, ये पढ़ा था। इसके आगे का काम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आदमी का दुख उसके कर्मों से नहीं होता, उसकी सोच से होता है। उसने बस सोच रखा है कि कल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था तो मेरे को तो समझ में कैसे आएगा। यहां भी वैसी बात कर रही है कि निकाय को साम्य में लाना है, साम्य में लाना है तो दो चीजें अपन करते हैं, एक तो बलों का साम्य और एक घूर्णन का साम्य। बलों के साम्य की अगर अपन बात करें
या उससे बेहतर अपन पहले गुणन के साम्य की बात कर ले, क्योंकि हो सकता है गुणन के साम्य से ही हमारा आंसर आ जाए, है ना। अब इसमें एक चीज यहां पर ध्यान रखनी बेटे, ये छड़ है, इस रॉड का खुद का भार कितना है, इस रॉड का द्रव्यमान केंद्र कहां है, यहां से x। कुछ लोगों ने अपने मन से इस x को क्या मान लिया, L/2। नहीं, ये मैंने दिया हुआ है कि वो साम्य, वो द्रव्यमान केंद्र कहां है, उस सिरे A से x दूरी पर, तो इस सिरे A से d-x दूरी पर, और अपने को इसी x d-x और इसी w को इस्तेमाल करके क्या निकालना है, n पर लग रहा संपर्क बल यानी Na। यानी अपना टारगेट Na निकालना है, कब, जब निकाय, तो हमने क्या कहा, निकाय साम्य में है तो निकाय पर कुल बलागुण, कुल बलागुण जीरो किसी भी बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करें, जीरो ही आना चाहिए। अब आप इस पूरी छड़ में ऐसा बिंदु चुन लो जहां से शायद Na निकालना आपको अच्छा लगे। बहुत बढ़िया, बी पॉइंट, बी पॉइंट बेटा, बी पॉइंट क्यों, कारण बताएंगे बी पॉइंट क्यों चुना आपने, क्योंकि बी पर लग रहा जो ये संपर्क बल है, इसका बलागुण अगर बी के सापेक्ष ही बलागुण निकाला जाएगा तो जो हमारा समीकरण बनेगा ना, उस समीकरण में अज्ञात कौन कौन आएंगे देखना, एक तो अज्ञात आएगा Na, एक अज्ञात आ सकता है Nb, और एक यहां से नीचे बल क्या लगेगा, W। तो W तो हमारे लिए ज्ञात राशि है, अज्ञात राशियां दो है, Na और हम उनमें से Na मात्र ज्ञात करना चाहते हैं, Nb को हम देखना भी नहीं चाहते, हमारे लिए Nb फिलहाल कोई काम की नहीं है, तो Nb को ही जीरो करना चाहिए। और Nb जीरो कब हो पाएगा बलागुण में, जब इस बी बिंदु के सापेक्ष ही बलागुण लिखा जाए। बोलिए, अभी अब मैं समझा रहा हूं, तू क्या लिखे जा रहा है भाई यार, कहां से ये सीखा है तूने ये सब, फिर मैं बोल रहा हूं वो चीजें डिस्कस कर रहे हो, तू लिखे जा रहा है, फिर लक्षण सही रखो, वरना फिर कहना पड़ेगा बेटा तुम्हारे लक्षण हमें सही नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। बात यहां से समझ में कि हमारे पास चैलेंज है, चैलेंज सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसके समाधान भी है, कलेक्ट हमें करना पड़ेगा। अगर जैसे इसमें एक मुद्दे की बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि सर अगर मैं यहां से निकाल दूं तो क्या नहीं होगा, क्या होगा, पर जब आप यहां के अबाउट बलागुण लिखोगे तो Na भी आएगा, और जब NaNb उस समीकरण में आ जाएगा तो आपको NaNb सॉल्व करने के लिए एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी, और वो समीकरण कौन होगी, बलों का साम्य। तो मैं दोनों तरीकों से बताता हूं, एक सवाल मैं दोनों तरीके से बताता हूं, गौर से देखना। पहले तो हम सिर्फ सीधा पहले बी के सापेक्ष बलागुण लिखेंगे, अपन इस तरीके से बात कर लेते हैं कि बी के सापेक्ष अगर बलागुण लिखते हैं तो सीधा डायरेक्ट कैसे आएगा, देखना बेटा, ये छड़, इस छड़ पे बी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, इस सिरे पर बल किधर लग रहा है, तो बलागुण कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज को यहां पर माइनस Na इंटू यहां से यहां की दूरी d, और ये वाला सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला बलागुण नीचे, तो यहां पर ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कितना बल, W, और कितनी दूरी पर, d-x बराबर जीरो। और यहां से हम सॉल्व करेंगे, इस Na इंटू डी को एक तरफ ले लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां से सीधा सीधा Na का मान आ जाएगा d-x अपॉन डी गुणा W। यहां से तो ये प्यारा सा सीधा सा रिजल्ट आ गया। किसी को लगता है कि सर नहीं मुझे तो इस COM के सापेक्ष लिखना था, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, COM के सापेक्ष लिख लो। COM के सापेक्ष लिखेंगे तो इधर वाले बलागुण को नेगेटिव, इधर वाले सॉरी, हाँ नेगेटिव, और इधर ये नेगेटिव आएगा, और इधर वाला बलागुण पॉजिटिव, तो यहां से लिख दूंगा माइनस Na गुणा x। x क्यों, क्योंकि किसके सापेक्ष लिख रहा हूं, फिर यहां से प्लस Nb इंटू बराबर, और यहां से Na तब तक नहीं आएगा जब तक
एन बी का मान ना पता हो तो हमारे पास एक और समीकरण है, ऊपर लग रहे कुल बल एन ए प्लस एन बी बराबर डब्ल्यू। तो मैं यहां से क्या कर दूंगा, एन बी का मान लिख दूंगा डब्ल्यू माइनस एन ए, और ये मान यहां लिख दूंगा। तो कुल समीकरण बनेगी माइनस एन ए गुणा एक्स प्लस डब्ल्यू माइनस एन ए गुणा डी माइनस एक्स बराबर आएगा यहां से भी एन ए। बस आप देख पा रहे हैं थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इसलिए सही पॉइंट चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है मिनिमम कैलकुलेशन में सॉल्व करने के लिए। लिखें आप, दोनों लिखें, फिर उसको सॉल्व आप चाहे तो घर पे कर लेना, आंसर सेम आएगा, आना भी चाहिए। पहले चित्र बनाओ, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है, क्या पता करना है। देखो बेटा, जैसे होता है ना कभी दिवाली वगैरह पे अपन सफाई करते हैं तो सीढ़ी अपन ने दीवार के सहारे टिका दी, तो ये ऐसे दीवार, ये धरातल और एक सीढ़ी। हाँ, इसमें कुछ चुनिंदा बातें मानी गई है, नीचे तो घर्षण है पर इस वाली दीवार पर घर्षण नहीं है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर कौन कौन से बल लगते दिखेंगे। क्योंकि यहाँ घर्षण नहीं है परंतु इस दीवार से संपर्क सतह के लंबवत यहाँ एक संपर्क बल लगेगा, जिसको क्या नाम दे दूं, एन बी। इस बिंदु ए पर भी संपर्क सतह से लंबवत एक बल लगेगा जिसे, और चूंकि यहां पर घर्षण है, ये सीढ़ी फिसल कर यूं जाना चाहेगी ना बेटा, तो घर्षण इसे रोकने में काम कर रहा होगा। घर्षण की आवश्यकता है, बिना घर्षण के, बिना इस सतह पर घर्षण की मदद के। बहुत चिकनी सतह होती है ना, जैसे टाइल वाली सतह होती है, टाइल वाली सतह पर अगर अपन जब भी कोई चीज रखते हैं तो फिसल जाती है तुरंत, क्योंकि टाइल बहुत चिकनी होती है। तो घर्षण की मदद से ही ये सीढ़ी यहाँ रुकी हुई है। अब घर्षण इस बिंदु पर, इस छड़ के निचले सिरे पर होगा किधर, ये बताओ। मेरी तरफ, पक्का ना, क्योंकि सीढ़ी फिसल कर जाना चाहेगी, तो उसे रोकने के लिए घर्षण इस तरफ, इसको मैं लिख देता हूं एफ आर। ये तीनों चीजें जो मैंने सफेद कलर से लिखी है, ये तीनों अपने को पता करनी है। कब, जब सीढ़ी साम्यावस्था में है। अब चाहो तो लिख लो, जब सीढ़ी साम्यावस्था में है
तब Na Nb व फ्रिक्शन ज्ञात करो। जब सीडी साम्यावस्था में है तब Na Nb व फ्रिक्शन ज्ञात करो। तिकड़म लगाओ। तिकड़म ये कि पहले बलों का साम्य है तो बलों का साम्य लगा के देख लो। एक्स दिशा में भी बलों को साम्य अवस्था में कर लो, वाई दिशा में भी बलों को साम्य अवस्था में कर लो, हो सकता है कुछ ना कुछ आ जाए। जब उनसे कुछ हो जाए या नहीं हो पाए तो फिर अंत में किस पर आएंगे? बलाघूर्ण के साम्य पर। कुल टॉर्क 0 कर लो। तो इस प्रकार से 3 चीजें हमारे पास है और इन 3 चीजों से 3 अज्ञात राशियां हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स दिशा में बलों का साम्य स्थापित करो। एक्स दिशा में फिर वाई दिशा में बलों का साम्य स्थापित कर लो। ये इधर वाला हटा दो बेटे। एक्स दिशा में कौन कौन से बल हैं तो बोलो। एनबी इधर और फ्रिक्शन, इसके अलावा कोई बल? तो एनबी फ्रिक्शन, तो यहां से आप क्या लिख देंगे? एनबी बराबर एफ आर। हाँ के ना, एक समीकरण तो ये हो गई। और यहां से अभी ज्यादा हमारी मदद होगी नहीं क्योंकि दोनों चीजें हमें नहीं पता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं, कुछ ना कुछ तो शायद हो जाएगा। वाई दिशा में साम्य, वाई दिशा में साम्य, तो वाई दिशा में कौन कौन सा बल है बेटा? एन ए और एम जी, और एम जी यहां से 100 न्यूटन। ठीक है क्या? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? एन ए बराबर 100 न्यूटन। तो हमारे पास Na का तो काम हो गया। अब ये Nb और Fr अभी आ नहीं पाए हैं, इसके लिए मुझे अब अंततः किस पर चलना पड़ेगा? नेट टॉर्क 0 पर, घूर्णन साम्य पर। इसी को क्या कहते हैं बेटे? घूर्णन साम्य। घूर्णन साम्य के लिए जब बलागुण लिखना पड़ेगा तो बलागुण लिखने के लिए मुझे छड़ की लंबाई की जरूरत पड़ेगी, तभी तो अपन दूरियां ले पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, छड़ की लंबाई अपन 5 क्यों, L मान लो ना, तो L मान लो, L का L ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। छड़ की लंबाई L, तो बेटे L का ये वाला घटक क्या हो जाएगा? बोलो। मैं इस बिंदु को O बोल देता हूं, तो O भी कितना हो जाएगा? L साइन 37, L साइन 37 3/5 L, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा? 4L/5। अरे हाँ, सही है ना। तो हमने L मान लिया है क्योंकि मुझे पता है जरूरत तो पड़ेगी लंबाइयों की, दूरियों की, तो मैंने वो भी मान लिया और उसके हिसाब से कोण के आधार पर ये और ये दोनों चीजें पता कर ली। अब बलागुण यानी गुणन साम्य की बात हो रही है। अब वापस से वही सवाल आएगा, गुणन साम्य किस बिंदु के सापेक्ष लिखा जाए, ये हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिस से हमें समझ में आ जाना चाहिए। हमारा टारगेट समझो पहले, तो टारगेट क्या है? एनबी या फ्रिक्शन निकालना। तो हम एनबी या फ्रिक्शन के लिए एक काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं कि या तो ए के सापेक्ष निकाल दे बलागुण। पता है ए के सापेक्ष बलागुण निकालने के फायदे 2 है। फ्रिक्शन का भी बलागुण, Na का भी बलागुण। अरे होगा ना, क्योंकि इसी बिंदु से कौन गुजर रहा है? इसी बिंदु से। तो मुझे बलागुण अब लिखना किसका पड़ेगा? एक तो mg का और एक nb का, यानी कम से कम लिखूंगा और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट वहां से मुझे मिलने होंगे। तो हम यहां पर गुणन साम्य ए के सापेक्ष, सब लोग अब ए के सापेक्ष बलागुण लिखें बेटा। मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रिक्शन गुणा 0, यानी फ्रिक्शन का भी बलागुण 0, Na गुणा 0, Na का भी बलागुण 0। आगे आप लिखें किस प्रकार से mg का बलागुण
और NB का बलागुण कैसे लिखा जा सकता है? हाँ बेटा, कौन चीज? आंसर तो नहीं मेरे पास। कितना? 28, तो 250/3। और बाकी लोग देखो एक बार, ये कौन बोल, मतलब क्या बोल रहे हो ये? NB, NB 400/3। एक बार देखो बाकी लोग भी। तू बता अब, बाकी दोनों बलागुण, खड़ा हो पहले तो। अरे मुझे बता कि यहां से इस A के सापेक्ष इस सेंटर ऑफ मास पर जो बल लग रहा है, इसका बलागुण कैसे लिखेगा? सौ इंटू L/2। ये बता, ऐसे कैसे नहीं आ रहा? क्या करते बेटा, इस बल की क्रिया रेखा को आगे बढ़ा लूं? ये सेंटर है ना? अरे हाँ, ये सेंटर है, तो ये बल की क्रिया रेखा इस पूरी रेखा की क्या हो जाएगी? आधी। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? 4L/5/2। नहीं क्या? अरे हाँ ना, 4L/5 कौन है? ये पूरी दूरी। ये सेंटर ऑफ मास की क्रिया रेखा कहां से गुजरेगी? आधे से। नहीं, पहले ये बताओ ये क्या लिखा है मैंने, सही है? कोई आपत्ति किसी को हो? नहीं, पता नहीं लगा या नहीं? दादा, ये सेंटर ऑफ मास है। अगर ये लंबाई L है, तो L लंबाई का सेंटर ऑफ मास उसके केंद्र L/2 पर है। ये L का कॉस घटक है कि नहीं है? पूरा पूरा, हाँ के ना? जब यहां इसके केंद्र से लंब डाला जाएगा, तो इस रेखा के केंद्र पर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कुल दूरी कितनी है? हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी बल के साथ बात की जाती है, तो जिस बिंदु के सापेक्ष हम बात करते हैं, वहां से सीधा लंबवत दूरी की बात कर लेते हैं। तो F जो है वो कितना है? 100। और ये लंबवत दूरी यहां से यहां की दूरी कितनी है? इस कुल दूरी की आधी। तो ये 100 हो गया, और ये कुल दूरी की आधी। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये इस बिंदु के सापेक्ष गुरुत्वीय बल इसे क्लॉकवाइज लाएगा, तो माइनस। फिर क्या बचा? NB। NB का बलागुण कैसे लिखेंगे अब बता? तो जो अभी किया है वही फिर से करना है। जितने निकम्मे निठल्ले बनोगे, मुझे भी उसी तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। मैं पूछना बंद कर दूंगा, तुम पढ़ना बंद कर दोगे, मैं पूछना बंद कर दूंगा। ईमानदारी से बताना, कब ये जाके नोट्स, क्लास नोट्स अपन ने घर पे देखे थे इसके रोटेशन के? हा? देखता हूं, फिर क्या करता हूं, देख के बंद कर देता हूं। फिर टॉर्क लिखना ही नहीं आया तेरे को? मतलब टॉर्क में अपन ने सिंपल सवालों में टॉर्क लिखा, वो भी नहीं आए होंगे फिर तो टॉर्क ही तो लिखवा रहा हूँ भाई मैं। तू ये क्यों सोच रहा है कि मैं तेरे से साम्य की अवस्था लिखवा रहा हूँ?
मैं तो कह रहा हूं तू तो एनबी का टॉर्क बता दे उस बिंदु ए के सापेक्ष। एनबी, हाँ वो तो आएगा इसी एनबी। और क्या आएगा 3L/5, क्योंकि एनबी की क्रिया रेखा ये है कि नहीं है, यहां से यहां की ये लंबवत दूरी ये बनेगी कि नहीं, और ये लंबवत दूरी कितनी है, उसको भाई को अभी लंबवत दूरी का ही पता नहीं लग रहा। धनात्मक कि ऋणात्मक, क्योंकि इस छड़ पर लग रहा एनबी इसे कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो धनात्मक और बराबर 0। बैठो, ध्यान दे इधर, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान दे बेटा, कॉपी में उधर घूरने से कुछ नहीं होगा, गर्दन नीचे करके बैठने से कुछ नहीं होगा। कल भी यही किया था तुमने। तो चलिए, यहां से हमारा काम एनबी निकालना है, एनबी आ जाएगा, बहुत आसान हमें लगने लगेगी चीजें। तो मैं पहले क्या करता हूं, इस नेगेटिव वाले हिस्से को बराबर के इधर ले लेता हूं। तो ये यहां से मैंने लिखा एनबी, ये लिख दिया 3L/5, इस तरफ उस सबको ले आया, ये हो गया 100/2 मैंने यहां पर लिख लिया, और ये हो गया 4L/5। ये वाला बटे 2 100 के नीचे ले गया है ना, ताकि थोड़ा काटने पीटने टाइम आसानी लगे। 5 से, एल से, और यहां से ये 3 भाग में दे दूंगा, तो एन बी बराबर 400/6, 200/3। और एन भी अगर 200/3 है तो निश्चित तौर पर फ्रिक्शन भी वही। ऐसा नहीं है कि ये लेडर वाले, इस सीडी वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, मुद्दा ये है हम टॉर्क लिखना, साम्य लिखना सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। छोटे सवाल में तो क्या होता है कि फॉर्मूला लग के सीधा आंसर आ जाता है, कॉन्सेप्ट सीखने का मौका इन्हीं बड़े सवालों से मिलता है, कि मैं कैसे टॉर्क लिखूंगा, कैसे कुल बलाघूर्ण को जीरो करूंगा, कैसे बलों का साम्य स्थापित कर पाऊंगा, ये सब कॉन्सेप्ट यहीं से सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ये तो मेरी गारंटी है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल, एक वस्तु देकर 2-3 बल लगाकर उस पर बलागुण निकलवा लेगा या साम्य निकलवा लेगा। मुद्दा ये है हम सीखेंगे कब। एक और ऐसा ही सवाल लेता हूं मैं, बड़े आगे। सवाल लिखो, सीढ़ी साम्यावस्था में है, सीढ़ी साम्यावस्था में है, सीढ़ी साम्यावस्था में है, तब म्यू का न्यूनतम मान ज्ञात करो, तब म्यू का न्यूनतम मान ज्ञात करो, ताकि सीढ़ी फिसले ना। तो करना क्या है, पहले मैं वो चीजें एक बार सवाल समझा देता हूँ। सवाल क्या है, सॉल्व तो आप ही को करना है। सवाल ये है कि बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। पिछले सवाल में तो हमने क्या किया था बेटा, पिछले सवाल में हमने आपको ये बता दिया था कि कोण कितना है, पिछले सवाल में हमने आपको ये बता दिया सीढ़ी का द्रव्यमान कितना है। यहाँ कुछ नहीं बताया है, बस कहा है कि कोई सीढ़ी है।
उसका भार जो भी है, आपको अगर जरूरत पड़ती है तो सीढ़ी के भार बल को क्या मान लेना, सीढ़ी की लंबाई को क्या मान लेना, अगर जरूरत पड़ती है तो आप ये मान सकते हैं, पर ये राशियां अंत में कट जाएंगी। आपको यहां दिया क्या है, थीटा। और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जब यहां पर ये सतह बहुत चिकनी है, बिल्कुल चिकनी सतह है, तो सीढ़ी को बिल्कुल इस तरीके से टिकाए रखने के लिए ये कोण आपको ज्यादा चाहिए होता है या कम, यानी ज्यादा चाहिए होता है या कम, मतलब दीवार के पास रखनी पड़ती है या दीवार से दूर, पास या दूर, जितनी उस सीढ़ी को दीवार से दूर ले जाते हैं उतनी ही फिसलने की संभावना, और इसीलिए अपन जानते हैं उसको बहुत पास इस प्रकार से टिकाया जाता है। तो फिलहाल जिस कोण पर टिकाया गया है वो कोण क्या है, थीटा। और उस थीटा कोण पर टिका सकने के लिए वहां पर्याप्त घर्षण मौजूद होना चाहिए, और उस पर्याप्त घर्षण मौजूद होने के लिए म्यू न्यूनतम कितना चाहिए वो मुझे बताना है। और मैं यहां पर क्या क्या चीजें मानूंगा, इधर कौन था, इधर कौन था, यहां घर्षण बल एफ आर, और आप सब जानते हैं कि एफ आर जो होता है वो, नहीं एनबी तो होता ही है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या छोटा होता है ना, एनबी के बराबर तो हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या छोटा होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, म्यू इंटू एम जी, नहीं म्यू इंटू एन ए, क्योंकि इस बिंदु पर संपर्क बल कौन है, जिस पर कौन निर्भर करेगा, घर्षण। ये कुछ चीजें मैंने आपको सपोर्ट के तौर पर बता दी। आप यहां पर म्यू का न्यूनतम मान सॉल्व करने की कोशिश करें। न्यूनतम अधिकतम भी कर लेंगे, आप तो पहले म्यू के लिए सॉल्व कर लो कि म्यू कैसे आना चाहिए, म्यू किस प्रकार से सॉल्व होगा। अधिकतम न्यूनतम की बात भी अपन कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो पुराना वाला काम ही अपन करके देख लेते ना, वो बलों का साम्य अपन ने देखा था कि भाई एक्स दिशा में क्या है, वाई दिशा में क्या है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाए। एक्स दिशा में हमने क्या सीखा कि एन बी बराबर फ्रिक्शन, वाई दिशा में हमने सीखा कि एन ए बराबर डब्ल्यू। हो सकता है जरूरत पड़ भी जाए, नहीं भी पड़े, लिख लेते हैं अपन तो।
फिर नेट टॉर्क कुल बल आघूर्ण 0। और बेहतर वही है कि हम यहां पर जब बल आघूर्ण की बात करेंगे तो हम वापस से ए के सापेक्षी लिख लेते हैं, ठीक रहेगा बेहतर। ए के सापेक्ष फ्रिक्शन का बलागुण 0, एन ए का बलागुण भी 0। ये दूरी, ये छड़ की लंबाई क्या मान ले बेटा, तो ये आधार कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो जो ये डब्ल्यू यहां से नीचे चलेगा ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा बाय 2। तो यहां से डब्ल्यू क्लॉकवाइज टॉर्क है तो माइनस का डब्ल्यू इंटू एल कॉस थीटा बाय 2। और जो एन बी है वो प्लस में चलेगा एन बी, और वो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा बराबर 0। ये हटा दो, इसको एक तरफ ले दो, एन बी एल से एल काट दो, एन बी कुछ ऐसा आया, और एन बी ही कौन है, फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनना, इस वाली चीज को उपयोग में लेंगे कि जो घर्षण बल होता है, जो उपलब्ध घर्षण बल, जो हमें घर्षण बल एफ आर चाहिए होता है, वो अधिकतम स्थैतिक कंडीशन में वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम, ज्यादा नहीं कम। लिमिट यानी अधिकतम सीमांत घर्षण बल का मान, उससे कम ही मुझे घर्षण मिल सकता है, या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर मिल सकता है। तो सीमांत स्थिति में मैं इसको और इसको क्या कर दूंगा, बराबर। तो हम यहां से क्या लिख देते हैं, सुनते जाइएगा, कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं नीचे वाली चीज लिखता हूं, एफ आर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन ए, हाँ के ना, और एन ए बराबर डब्ल्यू, और इस फ्रिक्शन का यानी इसका मान यहां रख देंगे क्या, डब्ल्यू कॉट थीटा बाय 2। और डब्ल्यू से डब्ल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू बराबर ऐसा कॉट कॉट कॉट, हाँ एक कॉट थीटा बाय 2। इसको कैसे पढ़ते हैं बताओ, कि म्यू जो है कॉट थीटा बाय 2 के बराबर या बड़ा होना चाहिए। हमें तो क्या जानना है, न्यूनतम, तो बराबर कर देंगे। तो म्यू मिनिमम बराबर कॉट थीटा बाय 2। आ रहा है कुछ कुछ, यहां तक में आपकी ईएलपी नंबर 6 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बार मुझे ईएलपी दिखा दे, क्योंकि अब अपन आगे नए कंटेक्स्ट पे बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे कोणीय संवेग की। बढ़िया, तो ये सारी चीजें आप यहां तक हो जाएंगी, पूरी ईएलपी आप ये सेट कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करें बेटा आज कल, ताकि परसों अपन इसको डिस्कस कर पाए। तो अगला हेडिंग अपन लिखेंगे कोणीय संवेग। इसमें कॉन्सेप्ट वाइज बातों के हिसाब से कोई कसर नहीं रही है, नोट्स में आपको हर चीज मिलेगी। बस आपकी जरूरत है कि आप सवाल करें, क्योंकि अप्लाई जब करेंगे ना चीजों को तो ही आपके दिमाग में याद रहेगा, अदरवाइज तो भूलेंगे और भूलते चले जाएंगे।
तो अगला हेडिंग आप लिख लीजिएगा, कोणीय संवेग। बढ़ा दूं इसे आगे? इसको एल से व्यक्त करते हैं बेटा। और कैसे हम यहां पर चीजें सीखते हैं कि जब हमने टॉर्क निकालने के लिए बल से टॉर्क, बल मतलब एफ जो हम यहां पर कहते हैं बल, और बल से बलाघूर्ण जाने के लिए क्या किया था? आघूर्ण। आघूर्ण मतलब आर क्रॉस एफ। तो वैसे ही उस रेखीय संवेग से कोणीय संवेग जाने के लिए भी आर क्रॉस पी करें। सही बात। तो यहां पर बिल्कुल वही पुरानी कुछ बातें जो हम बलाघूर्ण के लिए किया करते थे, शायद वही यहां वैलिड हो जाएंगी। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आर क्रॉस पी, जैसे मान लिया जाए यहां पर कोई एक कण है एम द्रव्यमान का, वो इस दिशा में किसी v वेग से गतिशील है, और हम उसका इस बिंदु ए के सापेक्ष कोणीय संवेग निकालना चाहते हैं। तो इसके सापेक्ष कोणीय संवेग निकालने के लिए सबसे पहले तो इस बिंदु ए को इस द्रव्यमान की स्थिति से मिलाएंगे और इसे क्या कहेंगे? आर सदिश। जैसे पहले कहा था। अरे हाँ, किसके सापेक्ष बात हो रही है? ए के सापेक्ष। मैं लिख देता हूं। और ए के सापेक्ष जहां द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान की स्थिति को मिलाने वाला स्थिति सदिश आर सदिश हो जाएगा। और अब मुझे यहां पर जानना है कि कोणीय संवेग कैसे निकाला जाएगा। तो इसके तरीके क्या होते हैं, गौर से देखिएगा बेटा। क्या जिस दिशा में वेग होता है उसी दिशा में संवेग होता है? कैसे? P बराबर mv। और मुझे क्या उसी संवेग, ये P यहां पर संवेग है, रेखीय संवेग। तो मेरा काम यहां पर क्या होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी किया जाता है बेटे, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब किया जाता है तो उसके परिमाण के लिए आप क्या लिखते हैं? आर पी साइन थीटा। जैसे ए क्रॉस बी, तो उसका परिमाण ए बी साइन थीटा। वैसे ही यहां पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आर पी साइन थीटा। और हम यहां पर सबसे पहले क्या करना चाहते हैं कि मैं आर को तो वैसे ही रखना चाहता हूं, बस मैं यहां क्या लिखना चाहता हूं? पी साइन थीटा। और इसी को पता है हमने क्या लिखा था? पी लंबवत। जब हम बल की बात कर रहे थे तो एफ लंबवत लिखा था। लंबवत किसके लंबवत? आर के लंबवत। यानी यहां से अगर ये आर है तो बेटे इस पी के दो घटक होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। इसको हम क्या नाम देंगे? पी समानांतर। और इसको क्या नाम देंगे? पी लंबवत। जो समानांतर घटक है उस समानांतर घटक के लिए थीटा 0 डिग्री, तो एल 0। तो जो भी यहां पर कोणीय संवेग प्राप्त होता है वो उस आर के लंबवत, जो पी का घटक होता है, जिसे हम पी लंबवत कह रहे हैं या पी साइन थीटा कह रहे हैं, उसी से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं बेटे कि जो यहां पर थीटा है, मैं लिख देता हूं, इस जगह पे लिख देता हूं, थीटा आर सदिश व पी सदिश के मध्य कोण। और आप सब जानते हैं ये आर सदिश की क्रिया रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए और पी सदिश की बात की जाए तो यही कोण कौन है? और इस वेग का या इस संवेग का इस दिशा में घटक कौन सा होगा? पी कॉस थीटा। जिससे मुझे कोई मतलब। और ये घटक कौन सा होगा?
पी साइन थीटा जो मेरे लिए काम की चीज है, जो यहां लिखा है। और यहां से हम कोणीय संवेग का परिमाण प्राप्त कर लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका हमारा क्या होता है बेटा, उसको यहां फिर से बना लो, ये ए रख दो, ये द्रव्यमान एम रख दो, यहां की ये सदिश दूरी आर रख दो, यहां पर इसको क्या मान ले, पी सदिश मान ले। और अब हम अभी किसको वियोजित किए, पी को, किसके लंबवत, अब हम किसका वियोजन करेंगे, आर का, किसके लंबवत, पी के। यानी पी को बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखूंगा और पी की क्रिया रेखा इस प्रकार से दिखा दूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा, संवेग की क्रिया रेखा। यानी जो संवेग जिस दिशा में है, संवेग को उसी दिशा में व्यवस्थित रहने दो। जो आर सदिश है, इस आर सदिश के साथ इस कोण को, तो ये कोण भी, तो यहां इस बिंदु ए से इस क्रिया रेखा पर क्या डाल दिया जाए, तो अगर ये आर है, सॉरी ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर साइन थीटा यानी आर लंबवत हो जाएगा। तो दूसरा काम एल सदिश निकालने के लिए क्या हो गया बेटा, आर लंबवत गुणा, ये भी आर क्रॉस पी यानी क्रॉस प्रोडक्ट किया गया एक एक चीज है। और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी किया जाता है, उसकी दिशा व्यक्त करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम इस्तेमाल करते हैं। पहले किसको रखना है, आर। तो आप जानते हैं कि जब मैं यहां पहले आर को रखूंगा, फिर उंगलियां पी की दिशा में घुमाऊंगा, तो यहां अंगूठा बाहर, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर कहा जाता है कि जो ये एल सदिश है, ये एल सदिश भी कैसा है बेटा, अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश जिसकी दिशा भी राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। बिल्कुल, ये भी आप देखिएगा कि इस ए के सापेक्ष जब ये इस दिशा में गतिशील होगा, तो इसका घूर्णन कैसा नजर आ रहा होगा, फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज यानी तल के लंबवत बाहर, यानी धनात्मक अक्ष की ओर, प्लस के कैप की तरफ। तो यहां से भी हम क्या कह सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज बात होती है, तो क्या हो जाएगा, प्लस के कैप या तल से बाहर। सही बात है। और यही अगर ये क्लॉकवाइज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप या तल के अंदर। इसकी यूनिट इकाई की अगर अपन बात कर दें, तो बेटा क्या करना है, उस संवेग को दूरी आर से गुणा करना है। संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड, और आर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। सही बात है। तो ऑलमोस्ट बहुत नई बातें नहीं हुई, लगभग लगभग इसकी संरचना भी किसके जैसी है, बलाघूर्ण के जैसी है। बस बलाघूर्ण में हमारा ध्यान बल पर होता था, यहां रेखीय संवेग पी पर है।
बार मॉड्यूल दिखाना यार। मिल गया, मिल गया। तेरी हत्या कर दूंगा मैं, तो सीरियस नहीं हुआ 2-4 दिन में तो, है ना। बकैती अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह, पढ़ाई के लिए आए तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए। पढ़ना भी एक आदत है, जितना लूज छोड़ोगे ना कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, वो बहुत गंभीर बीमारी, इतनी गंभीर बीमारी कि आपका दिल दहल जाएगा, उसी तरह पनप जाएगी। बढ़ाओ बात आगे। चले। बड़े भाई लोग, एल सदिश को आपने क्या लिख लिया है अंततः, आर क्रॉस पी। इसी चीज को, पी को ही क्या लिख सकते हैं, एम वी। एम क्या है, अदिश। तो मैं इस अदिश को यहां बाहर लेके इसे क्या भी लिख सकता हूं, आर क्रॉस वी। और अगर परिमाणात्मक रूप से बात करना चाहूं तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, एम आर वी साइन थीटा। या इसी को काफी बार इस प्रकार से लिख दिया जाता है, एम आर वी लगभग। तो जब कभी भी वृत्तीय गति में जब कोई इस केंद्र के परितः एम द्रव्यमान का कण स्पर्श रेखीय दिशा में वी वेग से चलता है,
तो केंद्र के परितः जब उसका कोणीय संवेग लिखवाया जाता है तो आप क्या पाते हैं कि क्या ये आर बनेगा? क्या जो वेग होता है स्पर्श रेखीय होता है? उसके घटक लेने की कोई आवश्यकता है क्या भी? तो कोण ऑटोमेटिक कितना आ जाता है जब हमारी वृत्तीय गति की बात हो रही होती है? ऑटोमेटिक कोण उस आर और उस वी के बीच में 90 आ जाता है। तो उस वृत्तीय गति में सीधा सीधा क्या लिख दिया जाता है? सही बात है। एक सिंपल सी बात जो हम बात करना चाहते थे, मैं मुद्दा क्या लेके आना चाहता हूं पहले वहां पर हम आते हैं। ये लिख लिया ना बेटा? तो मुद्दा ये है कि अगर कभी को आपको सवाल इस प्रकार से दिया गया, नंबर वन, सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि एक कोई कण है, वो इस प्रकार से एक्स अक्ष के अनुदिश 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है और कण का द्रव्यमान 10 ग्राम है। और इस बिंदु को नाम दे देते हैं अपन बी नाम दे देते हैं। और इस बी का स्थिति सदिश जो है वो स्थिति सदिश है tan i कैप। tan i कैप प्लस 6j कैप। तो कण का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करो।
बताइए बेटा। 0.3 दिशा। किया कैसे है, मतलब वो सारणिक के तरीके से सॉल्व किया या ऐसे सीधा गुणा कर लिया? भैया अपन यहां पर मूल बिंदु के सापेक्ष बात कर रहे हैं। ओ से किसको मिलाऊंगा? बी को। तो आर सदिश जो यहां पर बनेगा वो कौन बनेगा बेटा? ओबी। और ओबी को कैसे लिखा जाता है? बी सदिश माइनस, और बी सदिश के लिए यहां पर क्या दिया हुआ है? 10 i कैप प्लस, और ओ सदिश 0। तो ये हो गया अपना आर सदिश। हमने जब टॉर्क के टाइम पे भी बात की थी कि जब जब मूल बिंदु के सापेक्ष हमें वहां पर बलागुण निकालना होता था, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश ही क्या बन जाता था? आर सदिश। और अब मुझे यहां पर क्या करना है? एल निकालने के लिए आर क्रॉस पी करना है। और पी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मास अलग है, तो क्या कर दूंगा? आर क्रॉस वी कर दूंगा। तो मैं यहां पर सारणिक कैसे जमाऊंगा? मास यानी 10/1000। फिर सारणिक बना दूंगा। फिर यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दूंगा। और पहले आर के स्थिति सदिश लिखूंगा। आर 10, 6, 0। और फिर बल का स्थिति सॉरी बल नहीं, वेग का स्थिति सदिश लिखूंगा। 5, 0, 0। और यहां से अब अपन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये बाहर तो काट दो, 1/100 लिख दो। और इसको सॉल्व कर लो। तो जब आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको छुपा कर कितना आ जाएगा? 0। फिर माइनस जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे, इसको और इसको छुपा देंगे, फिर से 0। फिर प्लस के कैप के लिए सॉल्व करेंगे और इसको और इसको छुपा देंगे, ये 0 और ये -30। और यहां बाहर कौन है? 1/100। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -0.3। ठीक है, इकाई लगा लेना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चले। कितना है दूसरे का? 11 की। ये आप कर लीजिएगा, आंसर जैसा आपने बताया है उस हिसाब से 11 की कैप आ जाना चाहिए। हटा दो, ये वाला लिख लिया। क्वेश्चन है अगला। इस प्रकार से यहां पर u वेग और थीटा क्षैतिज के साथ बनाए कोण के साथ
एक कण को प्रक्षेपित किया गया, और जब ये कण प्रक्षेपित किया गया तो एक क्षण पर ये यहां इसकी उच्चतम अधिकतम ऊंचाई पर है, एच पर। तो सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, जब कण जब कण अधिकतम ऊंचाई ए पर पहुंचता है, जब कण अधिकतम ऊंचाई ए पर पहुंचता है तो कण का तो कण का प्रक्षेपण बिंदु ओ के सापेक्ष तो कण का प्रक्षेपण बिंदु ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करें। तो कण का प्रक्षेपण बिंदु ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करें। दूसरा, इसमें एक और लिख लो, जब कण बिंदु बी पर पहुंचता है, जब कण बिंदु बी पर पहुंचता है तो पुनः ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करें। मुझे भी नहीं पता भाई, क्वेश्चन तो यार कहाँ क्या बोला था ये बता दो, वो क्या पूछना चाह रहा है, आसपास से देख ले यार। बताओ, ए वाला तो आसान है। बिंदु ए पर कण का वेग कितना होता है? यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा इस बिंदु ए पर इस कण का वेग होता है। तो संवेग अगर लिखना चाहूं तो एम से गुणा कर दो बेटा, तो ये इसका रेखीय संवेग हो गया इस बिंदु ए पर। और हम कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए दो तीन तरीके सीखे हैं, या तो आर परपेंडिकुलर गुणा पी, या आर गुणा पी परपेंडिकुलर। मैं कहता हूं कि भैया यहां इस पी को तो सेम रहने दो, बस इस पी की क्रिया रेखा के लिए इस बिंदु ओ से लंबवत दूरी ज्ञात कर लो, हाँ के ना। और ये लंबवत दूरी ही किसके बराबर हो जाएगी? एच। तो हम यहां से इस लंबवत दूरी को लिख देंगे एच, और इस रेखीय संवेग को लिख देंगे एम यू, और किसी प्रक्षेप किसी प्रोजेक्टाइल के लिए ये एच क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे गुणा एम यू कॉस थीटा। दिशा बताइए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? पक्का? बहुत बढ़िया। इसको क्या नाम दूंगा मैं? एल ए, है ना। अब अपन जानना चाहते हैं एल बी।
एलबीबी हो गया? इतना होशियार कब से हो गया तू? ये तो मत बोल, तू ये बोल के बेइज्जती कर रहा है मेरी। तेरे को टॉर्क निकालना नहीं आ रहा। कब सीखेगा? हाँ? कल? आज क्यों नहीं सीखेगा? कब? पक्का? बोलिए बेटा। एलबी। बी बिंदु पर संवेग किस दिशा में होता है? इधर होता ना, यूं आती है। कितने वेग से? तो जो वेग की दिशा वही संवेग की दिशा। इस बिंदु को प्रक्षेपण बिंदु से मिलाने वाला सदिश आर सदिश, और वो किसके बराबर परिमाण में? रेंज के बराबर है कि नहीं है? अब आसान तरीका क्या है पता है? कि रेंज को यानी आर को वैसा ही रहने दो, पी का लंबवत घटक ले लो, तो यहां से हम लिख देंगे आर गुणा पी लंबवत। और जो आर है बेटा, एक इस पी का घटक तो ये पी समानांतर हो जाएगा, एक ये पी का घटक पी लंबवत हो जाएगा। तो इस वेग का ये घटक कौन सा होता है? कॉस थीटा, ये घटक। तो यहां से इस पी लंबवत को क्या लिख देंगे बेटा? एम यू साइन थीटा। अरे लाला, सही कह रहे हैं। और यहां से यहां की जो ये दूरी है रेंज, इसको कैपिटल आर से लिख देंगे, जहां कैपिटल आर आप जानते होंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय इंटू एम यू साइन थीटा। दिशा इसकी भी एक्सरसाइज 1 में सवाल टिक करो। सवाल 57, 58, 57, 58, 61, 54, ठीक है। तो यहां तक जो अपन ने ये कोणीय संवेग सीखा है बेटा, ये ध्यान से सुनो। ये कोणीय संवेग निकालना बिल्कुल यही सेम वैरायटी है, मॉड्यूल में तो इतने भी सवाल नहीं है, बिल्कुल सेम वैरायटी है। ये किसके लिए है कोणीय संवेग? किसी कण के लिए कोणीय संवेग। अगली परिस्थिति में अब हम क्या जानेंगे? किसी वस्तु का कोणीय संवेग, यानी कोई एक अक्ष होगी, एक कोई रिजिड बॉडी होगी, और जब वो घूम रही होगी तो उसका कोणीय संवेग कैसे लिखा जाएगा, ये अपन अगली क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है? तो ये कण वाले ज्यादा सवाल है भी नहीं, जो सवाल है फिलहाल यही है। इसके पहले तक का आप एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, ईएलपी 4, 5, 6 को प्लीज सबको तरीके से ट्राई कीजिएगा। और अगली क्लास में अपना काम क्या रहेगा? ईएलपी 4, 5, 6 का डिस्कशन।
और एक्सरसाइज में 52 तक का डिस्कशन, और ये 2-3 सवाल जो दिए ये सारा, मतलब डिस्कशन वाइज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो सब लोग करके आएंगे। थैंक यू।